की आवाज सुनाई पड़ी। जब वो लड़का धीरे धीरे चलकर पास आया और राजकुमारी ऐश्वर्या को उसके ओहदे के बावजूद नाम लेकर बुलाया तो वो सबकी नजरों में आकर्षण का केंद्र बन गया। अब आगे सभी जानना चाहते थे कि वो योद्धा कौन है। तभी वहाँ आई लड़कियों में से एक ने कहा, मैं जानती हूँ ये कौन है। एक बार मेरे पिता के पास महान ऋतिक वेदा आए थे दवा बनवाने के लिए, तब ये योद्धा भी महान ऋतिक वेदा के साथ आए थे। मुझे लगता है कि ये महान ऋतिक वेदा के शिष्य जोरा हैं। जब वहाँ खड़े लोगों ने सुना तो वो चौंक गए और अब उनका उस लड़के को देखने का नजरिया बदल गया। सब जानते थे कि जोरा बहुत जल्द अपने तीसरे स्तर यानी तीसरे चक्र अंजना चक्र को जागृत कर पाएगा और अपनी उम्र के योद्धाओं में सबसे ताकतवर बन जाएगा। तभी जोरा बोला, लड़के क्या नाम है तुम्हारा? विद्युत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, विद्युत रघुवंशी। तभी राजकुमारी ने कहा, चलिए अब जश्न शुरू हो चुका है और महान ऋतिक वेदा, उनके दोस्त और पिताजी भी आने वाले हैं। राजकुमारी ने ऐसा इसलिए कहा था जिससे जोरा नाराज होकर कोई हमला न कर दे, क्योंकि सच तो यही था कि जोरा विद्युत से उम्र और शक्तियों दोनों के मामले में बेहतर था। पर राजकुमारी की ये चाह जोरा समझ चुका था और इसलिए वो मुस्कुरा कर बोला, मैं अपने गुस्से पर काबू रखना जानता हूँ ऐश्वर्या। रही बात विद्युत की तो मैं विद्युत से दुश्मनी के बजाय दोस्ती करना चाहूँगा। ये कहकर जोरा ने विद्युत की ओर हाथ बढ़ाया। विद्युत समझ गया था कि ये बढ़ाया गया हाथ दोस्ती के लिए तो बिल्कुल नहीं था, फिर भी उसने मुस्कुराकर जोरा से हाथ मिलाया। जब जोरा ने विद्युत का हाथ मिलाने के लिए पकड़ा तो विद्युत को अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। विद्युत ने देखा कि उसका हाथ एक पल में सफेद होने लगा और उसे दर्द के साथ ठंडक महसूस होने लगी। विद्युत ने एक पल के लिए अपनी आंख बंद की और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसकी आंखों में बिजली चमकने लगी। जब जोरा ने विद्युत की आंखें देखी तो वो चौंक तो गया था, पर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और विद्युत का हाथ दबाने लगा। असल में वो उस हाथ को तोड़ देना चाहता था जिसने राजकुमारी ऐश्वर्या को छुआ था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब विद्युत ने अपनी आंखें बंद करके खोली तो उसने अपनी विद्युत शक्ति को अपने हाथों में भेजा, जिससे जोरा के ठंडे हाथों को झंझना देने वाला दर्दनाक झटका लगा और उसने तुरंत विद्युत का हाथ छोड़ दिया। विद्युत समझ गया था कि जोरा की शक्तियां तो उससे ज्यादा हैं, लेकिन उसकी बचाव शक्ति बहुत कम है। ये सोचकर विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, जोरा भाई, पानी में रहने वाले लोगों को आसमान की बिजली से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ये कहकर विद्युत राजकुमारी ऐश्वर्या के साथ जश्न में शामिल होने के लिए जाने लगा। जब मायरा नायरा ने देखा कि जयराज और अधीरा उन दोनों की ओर ही देख रहे हैं तो वे दोनों भी उनसे बचने के लिए विद्युत के पीछे पीछे जाने लगी। जश्न का इंतजाम एक बड़े बागान में किया गया था। तारों के नीचे खुशबूदार फूलों के बीच लोग जश्न का आनंद लेने लगे। तभी ऋतिक वेदा और नागा अर्जुन के साथ कुछ लोगों का समूह वहाँ आया, जिनमें विद्युत के गुरु आचार्य थामा भी थे। पर विद्युत ने उनको नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि ऐसा करने के लिए थामा ने ही कहा था। तभी सबसे पहले राजकुमारी ऐश्वर्या के पास नागा अर्जुन आए और बोले, मेरी बेटी, तुम मुकाबले के पहले भाग में पास हुई, इसके लिए तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। राजकुमारी ऐश्वर्या ने अपने पिता को मुस्कुराकर शुक्रिया किया। तभी नागा अर्जुन ने अपनी अंगूठी पर हाथ फेरा और उनके हाथ में एक चमकदार बोतल आ गई। असलियत में वो बोतल चमकदार नहीं थी, उसके अंदर का फूल चमकदार था, जो एक औषधि थी और चमक रही थी। नागा अर्जुन बोले, मेरी बच्ची, इस औषधि के सेवन से तुम्हारे पहले चक्र की शक्तियाँ 20% बढ़ जाएगी। ये सुनकर राजकुमारी खुश हुई और खुशी से अपने पिताजी के गले लग गई। तभी ऋतिक वेदा बोले, राजकुमारी ऐश्वर्या, ये नागपाश अस्त्र की तकनीक है। मैं तुम्हें यह तकनीक सिखाऊंगा, जिसके बाद तुम पर तीसरे स्तर के किसी भी जीवित योद्धा या जानवर के जहर का असर नहीं होगा और तुम्हारी शक्ति भी 10% बढ़ जाएगी। पर तुम लड़ाई में इस अस्त्र तकनीक का एक बार ही प्रयोग कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ अभी बहुत कम है। राजकुमारी ने ऋतिक वेदा का शुक्रिया किया। इसके बाद आचार्य थामा आगे आए और उन्होंने राजकुमारी ऐश्वर्या के सिर पर हाथ रखकर एक मंत्र का उच्चारण किया और आसमान से एक सफेद रोशनी राजकुमारी ऐश्वर्या के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे राजकुमारी का शरीर एक पल के लिए चमकने लगा। जब ऋतिक वेदा ने देखा तो वे चौंक गए और बोले, ये क्या किया तुमने बूढ़े टाइगर? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अरे मित्र, घबराओ मत, ये तुम भी जानते हो, ये अजय कवच तकनीक का तीसरा भाग है, जो शक्तियों को 5वें स्तर तक ले जाने में मदद करेंगे। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मैं उन दिव्य स्तर के योद्धाओं में से एक हूँ और मैंने राजकुमारी को अमर होने का राज बताया है। ऋतिक वेदा गुस्से से बोले, बूढ़े टाइगर, तुम कभी सुधरोगे या नहीं? तभी नागार्जुन ने घबराते हुए पूछा, इससे मेरी बच्ची को कोई खतरा तो नहीं होगा? थामा ने कहा, नहीं महाराज, ये एक शक्तिवर्धक और रक्षात्मक तकनीक है जिसके 10 स्तर हैं। मैंने राजकुमारी को 3 स्तर ही दिए हैं। अगर राजकुमारी इसका अभ्यास करेंगी तो वो नागपाश जैसे अस्त्र के हमले को बिना किसी तकनीक के एक लकड़ी की तरह तोड़ देंगी। इतना कहकर आचार्य थामा मुस्कुराए और फिर बोले, अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। मुझे एक दोस्त का स्वागत करना है, वो मुझसे मिलने आ रहा है।
उसी स्वागत की तैयारी करनी है। अगर ऐसी बात है तो उसे यहीं बुला लो, हम भी मिल लेंगे। तुम्हारा मित्र हमारा भी तो मित्र हुआ। ऋतिक वेदा की बात सुनकर आचार्य थामा ने कहा, तुम सही कह रहे हो मित्र, पर ये सही वक्त नहीं है। मैं एक दिन तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगा। तभी राजकुमारी ऐश्वर्या बोली, महान आचार्य, आपने हमारे जन्मदिन पर इतना अच्छा उपहार दिया, क्या आप कुछ और देर नहीं रुक सकते? आचार्य थामा मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना होगा। राजकुमारी ने आचार्य थामा को एक खास जगह पर बैठने की जगह दिखाई। ये जगह बिल्कुल वैसी थी जैसी राजा नागार्जुन और ऋतिक वेदा के लिए थी। तभी राजकुमारी ने पास खड़ी नौकरानी को इशारा किया और वो एक प्याला और एक बोतल लेकर आई। जब राजकुमारी ने उस बोतल का ढक्कन खोला तो उससे निकली खुशबू से सबका मन प्रसन्न हो गया। तभी राजकुमारी ने उस रस को एक प्याले में लिया जो चांदी का प्याला था और आचार्य थामा को दिया। जब आचार्य थामा ने उसका घूंट किया तो उन्होंने कहा, लाजवाब। इसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने भी शरबत पीना शुरू किया, मगर विद्युत शरबत नहीं पी रहा था। ऋतिक वेदा ने पूछा, तुमने जश्न का पहला जाम क्यों नहीं पिया? विद्युत ने कहा, असलियत में मैं जश्न में आना ही नहीं चाहता था। मैं तो अभ्यास कर रहा था। जब मैंने अपने गुरु को बताया कि राजकुमारी ऐश्वर्या ने उन्हें और मुझे दोनों को निमंत्रण दिया है तो उन्होंने मुझे भेज दिया, पर उन्होंने मुझे कहा था कि मैं यहाँ कुछ न पीऊं, क्योंकि आज वो मेरे दूसरे चक्र को जागृत करने में मदद करेंगे, जिससे मैं अपनी सभी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकूं। इसीलिए मैंने नहीं पिया। तभी नागार्जुन बोले, ध्यान और अभ्यास, इतना अद्भुत तरीका, ये तो लाजवाब है। लड़के, कौन है तुम्हारे गुरु? माफ कीजिएगा महाराज, उन्होंने मुझे सिखाने से पहले 2 वचन लिए थे, जिनमें से एक वचन था कि मैं उनकी पहचान और नाम किसी को जाहिर न करूं। ये सुनकर थामा, जो कि असलियत में विद्युत के गुरु ही थे, बोले, क्या तुम्हारे गुरु मुझसे भी ज्यादा महान और ताकतवर हैं? थामा विद्युत की परीक्षा ले रहे थे। विद्युत ये बात समझ गया था, इसलिए उसने कहा, आपकी शक्तियां आकाश के समान है महान आचार्य थामा, जो अनंत है, और मेरे गुरु का ज्ञान धरती के समान है, जिस पर हर पल किसी न किसी जगह एक अद्भुत शक्ति या जड़ी बूटी पैदा होती है। तो आप दोनों की तुलना करना असंभव है। आप दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिसमें हर हिस्से की अपनी कीमत होती है। ये सुनकर आचार्य थामा और नागार्जुन के साथ ही ऋतिक वेदा और वहाँ खड़े सभी लोग चौंक गए, क्योंकि जिस तरह से आचार्य थामा का सवाल था उसमें किसी एक का महान होना ही संभव था। नागार्जुन बोले, इस लड़के का ज्ञान अद्भुत है, इसके गुरु भी महान होंगे। तभी आचार्य थामा एक प्याले में शरबत लाने का इशारा दिया। नौकरानी समझदार थी, उसने ये शरबत जाकर विद्युत को दिया और कहा, ये शरबत पी लो। जब वहाँ उपस्थित लोगों ने ये नजारा देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तभी विद्युत ने प्याले को एक बार में पीकर खाली कर दिया और सभी से इजाजत लेकर महल से जाने लगा। राजकुमारी ने आचार्य थामा से इजाजत ली और 2 सैनिकों को विद्युत के साथ भेजा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आज जो हुआ है उसकी वजह से विद्युत को कुछ हो। जब विद्युत महल से जा रहा था तो कुछ लोगों की नजरें उसे गुस्से से जाते हुए देख रही थीं। क्या करेंगे अब जयराज, जोरा और अधीरा? क्या वो विद्युत को नुकसान पहुंचा पाएंगे? अगर आप भी हैं फैंटेसी कहानियों के दीवाने तो ये कहानी खास तौर पर है आपके लिए। ऐसे सवाल आपके जहन में भी गूंज रहे